हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है वो आपको फ्री में लाइव क्लासेस दिया जा रहा है। चूँकि आपका जो एग्जामिनेशन है काफ़ी नज़दीक है और जो जिस इंटेंशन से कि हमको अच्छा रिजल्ट करना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम रहा। बहुत सारे बच्चों ने उसका बेनिफिट लिया है और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिए होंगे। उसी सीरीज़ में हम लोग अभी आगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसी को लेकर के कुछ ये सीरीज चलता ही जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश का क्लास लेता हूं, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने अपने हाथों से लिख के तैयार किया है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ योर्स। तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज आपका एग्जाम में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर यानी कि आप देखेंगे कि राइटिंग स्किल से ही निकाला है मैंने। आपको एक दो वीडियो और मिलेगा जिसमें जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू वो भी आपको दिया जाएगा और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी आपको गेसिंग के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है। और आपके लिए नोटिफिकेशन है कि अभी तो आप एग्जाम लिख ही रहे हैं और साथ में वैसे बच्चे जो कि 2026 में एग्जाम में अपीयर होंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास जो एग्जाम लिखेंगे उसके लिए एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए बैचेज। तो आप इसके लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में आप हो आप उसको ज़रूर आकर के एडमिशन के लिए मोटिवेट करें। और अगर आप 11th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप ज़रूर एडमिशन लें और यहाँ के एक्सपीरियंस को लाभ उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा तरीका रहा है हर एक बार हर एक एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन, है ना। आई मस्ट गिव सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट सो दैट द क्वेश्चन विल हेल्प इन द गुड स्कोर मार्किंग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम सिर्फ आज डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द फाइनल एग्जामिनेशन 2025, है ना। और यहाँ पर जो मैं 25 क्वेश्चन यहाँ पर है 25 क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लेंगे तो ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन होगा आई थिंक तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक। आप उसके लिए जरूर तैयार रहेंगे। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे, लेकिन ये नोटिफिकेशन आप जरूर याद रखें कि कोई भी इंटरेस्टेड हो तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो आपको स्क्रीन पर नंबर आप दिया होगा व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरीका से आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि आप ये जान रहे हैं आपको रेगुलर इंस्ट्रक्शन मिल रहा होगा कि एग्जाम जो क्लासेस हैं, है ना, 2026 के लिए वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट किया जाए बिना कोई देर के। तो ग्रामर पोर्शन मैंने इसलिए बताया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रामर सेक्शन में आने वाले। तो आज मैं सारा का सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ ओनली 25 क्वेश्चन में, ओके। तो चलिए वन बाय वन आपको स्टार्ट करते हैं। आपको हम 2-3 सेकेंड का टाइम देंगे फॉर ईच क्वेश्चन। आपको गेसिंग करना है कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, विद द एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मेट ऑफ डेट राइटिंग इज यूज्ड इन द formal letter. You must have read the later section and now the important MCQ question regarding the examination related to examination and related to formal letters. आप formal letters को पढ़ चुके हैं तो आपको इसका आंसर बताना है। बताइए which format of date writing, है ना, you must write date in the letter section. तो which format is date writing is used means appropriate in the formal letter में आप देखेंगे कि जो डेट राइटिंग का फॉर्मेट होता है, कौन सा डेट राइटिंग का फॉर्मेट बिल्कुल एप्रोप्रिएट माना जाता है, सही है और इसका यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डॉट वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट में है। सेकेंड वाला ये आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ 23 अप्रैल, है ना, 2024। एंड नेक्स्ट ये स्लाइस वाला है, आप यहाँ पर देख रहे हैं डैश वाला है। तो आप बताइए कि डॉट डैश स्लैश और इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एप्रोप्रिएट माना जाता है जब आप लेटर लिखते हैं और लेटर में जब इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आप चूंकि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, आप जो लैंग्वेज लिखते हैं तो लैंग्वेज में लैंग्वेज पढ़ने वाला ही लैंग्वेज लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप इसको कोई क्या पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा क्या 23/4 पढ़ेगा यानी 23/4 इस प्रकार से पढ़ेगा, मीन्स मैथमेटिकल वो लैंग्वेज को यूज करेगा। अब इसको आप देखें तो ये प्रॉपर ढंग से आपका पढ़ाएगा, ठीक है। जैसे कि 23 अप्रैल 2024 मीन्स अगर हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में लैंग्वेज आप जो बीच में आपका जो ये मंथ आता है वो जरूर होना चाहिए। तो
इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड। सिंबल्स मींस प्रतीकों का, चिन्हों का, यानी कि पिक्चर्स का, इमेजेस का, है ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लेटर राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, नोट राइटिंग में, या फिर पैराग्राफ राइटिंग में। ये आपको बताना, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको मैंने बताया था जिस समय मैं बता रहा था, है ना, कि सिंबल्स का यूज किस में किया जाता है। तो लेटर राइटिंग में करते हैं आप, रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं, नोट राइटिंग में करते हैं। नोट मेकिंग मींस, नोट राइटिंग मींस नोट मेकिंग, एनीथिंग नोट मेकिंग, इसको आप समझ सकते हैं इन द अदर वर्ड नोट मेकिंग। तो आप बताइए कि किस में आप यूज करते हैं, पैराग्राफ में, नोट मेकिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, या फिर लेटर राइटिंग में? बताइए किस में आप सिंबल्स का, सिंबल्स आप समझते हैं ना किसी भी विशेष चीज का, जैसे कि आप क्रॉस का सिंबल आप समझते हैं। ठीक है, आप कोई भी स्पेसिफिक सिंबल होता है किसी चीज के लिए, लोगो जिसको बोलते हैं, तो वो किस लिए यूज किया जाता है, तो आप इसको बताइए। तो चलिए आपको बता दें कि सिंबल्स का यूज आप देखे होंगे कि जब हम नोट मेकिंग बनाते हैं तो उसमें स्पेशल चिन्ह का यूज करते हैं। स्पेशल साइन एक तरीका से और आप समझ आइए, जैसे मान लीजिए ये आपका, है ना, एंड है, तो ये आपका स्पेशल साइन हो गया, तो ये एक तरीका से सिंबल है। हैशटैग आप यूज करते हैं तो ये सिंबल ही लिया जाता है कि नहीं? तो ये एट द रेट आप यूज करते हैं तो ये सिंबल माना जाता है। तो ये सब सिंबल के मतलब अंडर आते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मींस नोट मेकिंग में हम लोग यूज करते हैं क्या? सिंबल। ओके, ये दिमाग में बिठा लेना, एक बार देखना है, बस क्लियर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज रिटेन, क्या लिखा जाता है जस्ट आफ्टर द सेंडर एड्रेस इन द फॉर्मल लेटर। व्हेन यू राइट फॉर्मल लेटर तो आप सेंडर एड्रेस सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखा जाता है? तो आपको मैंने बताया था जिस समय लेटर मैंने पढ़ाया आपको, तो आपको बताया था, या फिर आप कोई नहीं देख, अच्छा से ध्यान आपका नहीं रहा, आप भूल गए, तो नाउ आप कंप्लीट हो जाएगा आपका। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस के बाद आप क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखते हैं? रिसीवर एड्रेस। ओके, रिसीवर। फिर आप क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर आप सैल्यूटेशन लिखते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट और एप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर द फॉर्मल लेटर। ठीक है, आपको दिमाग में बिठा लेना, सबसे पहले सेंडर एड्रेस। आप बिठाने के बात ही नहीं, आप तो पढ़े ही होंगे, बस आपको ये आप समझिए, एक तरीके से रिवाइज मैं करवा दे रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है। सेंडर एड्रेस पहले, फिर आपका डेट मेंशन करना, फिर आपको आप डेट कैसे मेंशन करना है तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको डेट लिखना है। फिर आपका रिसीवर एड्रेस है, एड्रेस इसको बोलते हैं, और सब्जेक्ट लिखना है आपको कि आपका कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर लेटर लिखा जा रहा है। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना, आफ्टर दैट बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री साइन एंड द लास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बोल रहा है कि क्या लिखते हैं सेंडर एड्रेस के बाद, तो आप तो क्लियर हो गया होगा कि सेंडर एड्रेस के बाद क्या लिखा जाता है? डेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस। नाउ कम टू द नोटिस। नोटिस आप पढ़े हैं, तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि नोटिस के टॉप में यानी ऊपर में क्या लिखा जाता है? नोटिस के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? आपको बताया, थोड़ा सा सोच रहे हैं आपको, नोटिस के ऊपर हम क्या लिखते हैं? बताइए फटाफट, आप दिमाग में गेसिंग कर लो कि आपको क्या बताना है। तो देखिए, नोटिस जो होता है, नोटिस आप जानते हैं कि शॉर्ट इंफॉर्मेशन होता है, ये बच्चों के लिए होता है। ठीक है, और इसके सबसे टॉप में क्या लिखा जाता है? तो आपको याद रखना है, देखिए आपको क्या याद रखना है कि नोटिस जब हम लिखते हैं तो सबसे ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्था का, संगठन का नाम लिखते हैं। ठीक है, ओके, सबसे ऊपर नाम। फॉर्मेट आपको मैंने बताया था। ठीक है, एक बार और हम सभी का फॉर्मेट आपको बता देंगे कि कैसे आपको लिखना, क्योंकि होता क्या है ना कि लिखते तो सब हैं एग्जाम में, लेकिन कोई क्या कर देता है ना कि मतलब कि वो काफी ज्यादा ना अनप्रिपेयर्ड जैसा लगता है देखने में। अब जो मैनेजिंग करके लिखता है, काफी ब्यूटीफुल उसका राइटिंग होता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है। तो हाउ टू राइट अ गुड और एप्रोप्रिएट और अट्रैक्टिव नोटिस, रिपोर्ट, लेटर, तो ये आपको भी 10-15 मिनट के एक लेक्चर में आपको बता दूंगा, वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि नोटिस में सबसे ऊपर आपको इंस्टीट्यूशन नेम, यानी कि आपका कॉलेज, स्कूल, ठीक है, जो होगा उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन। रिपोर्ट जो होता है वो हमेशा लिखा जाता है। रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन। तो रिपोर्ट किसमें? इरेगुलर मैनर में लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखा जाता है, सीक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, यहां पर बोल रहा है आपको कि रिपोर्ट जो है वो किस तरीका से लिखा जाता है, किस मतलब कि मैनर ढंग से लिखा, मैनर मींस किस ढंग से लिखा जाता है, यानी कि उसका स्टाइल क्या होता है। इरेगुलर मतलब, इरेगुलर का मतलब होता है कि छोड़ के भी लिख सकते हैं आप, उसको तोड़ देते हैं।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आपको समझ में आता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रूप से, तो ये तो आप समझ रहे हैं, ये क्षैतिज, और ये साइंटिफिक भाषा है, लेकिन लिखने में भी इसका यूज होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? तो आप देखे होंगे, जैसे आप मैथमेटिकल भाषा में समझिए कि कोई अगर रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, तो आयत में क्या होता है, इसका लंबाई थोड़ा बड़ा होता है, देखेंगे चौड़ाई कम होता है ना। आप स्क्वायर को देख लीजिए, स्क्वायर का मतलब वर्ग है, तो वर्ग में आप देखेंगे कि इस प्रकार से पासा जैसा होता है। तो आप यहां पर ये समझिए कि ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो आप जब नोटिस लिखते हैं तो आपको याद होना चाहिए, नोटिस को क्या करते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, यानी कि उसका जो चौड़ाई होता है वो लंबा ज्यादा होता है, और उसका जो ये लंबाई होता है वो कम होता है। यहां पर बोला जा रहा है कि रिपोर्ट किस में लिखा जाता है, तो हम आपको ये नहीं बता रहे कि आंसर हॉरिजॉन्टल है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल राइटिंग का बात यहां कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है। ओके, तो आप ये बताइए हमको कि रिपोर्ट जो लिखा जाता है वो आप कैसे लिखते हैं। आप रिपोर्ट लिखे होंगे, आपको मैंने भी बताया था, तब कैसे लिखेंगे। एक बात आप याद रखिए कि जो रिपोर्ट होता है ना वो हॉरिजॉन्टल में मतलब कि सॉरी वो वर्टिकल में लिखा जाता है, क्योंकि आप वर्टिकल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरा आपको पूछ रहा है आंसर, यहाँ दूसरा पूछ रहा है। बताइए आपका क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ 5 का, 5 का आंसर आप बताइए। तो देखिए आपको 5 में आंसर है, तो ये आपको देख हॉरिजॉन्टल का बात छोड़ दीजिए, सीक्वेंशियल मतलब ये सीक्वेंस तो होता ही है, ठीक है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इरेगुलर मैनर में लिखा जाता है, ठीक है, मतलब कि स्किप करना है, जो सभी बातों को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, छोड़ छोड़ के आपको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइम है, एक्शन है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 में आते हैं। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कंपोनेंट का मतलब होता है भाग, यानी कि पार्ट, यानी कि टुकड़ा, ठीक है, अंग आप बोल सकते हैं। तो कंपोनेंट कौन सा एक कंपोनेंट होता है? आर्टिकल। आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में कौन सा चीज आप लिखते हैं, और यहां पर कितने ऑप्शन दिए गए हैं आपको? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना, देखिए 4। अब 4 में हमको लगा कि वो नन ऑफ दीज है, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 में आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट या कौन सा जो पार्ट है वो आर्टिकल में लिखा जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है 4 में से। तो देखिए पहला ग्रीटिंग द ऑडियंस, फर्स्ट आपका ग्रीटिंग द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को स्वागत करते हुए आप लिखते हैं, ग्रीट करते हुए लिखते हैं। अब जैसे आर्टिकल लिखने का तो मैंने आपको बताया कि कैसे हाउ टू स्टार्ट, उसका फॉर्मेट मैंने बताया था कि हाउ टू स्टार्ट, है ना, राइटिंग आर्टिकल्स। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑडियंस को ग्रीट करते हैं कि वेलकम ऑडियंस, ठीक है। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर ऑल द ऑडियंस, ऑल द पब्लिक, ऐसा आप ग्रीट करते हैं लिखते हुए। या फिर बोल रहा है कि सैल्यूटेशन आप लिखते हैं, रिस्पेक्टेड ऑडियंस या सर या गेस्ट, ऐसा लिखते हैं आप। या हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, या टाइटल लिखते हैं, उसका शीर्षक लिखते हैं, ठीक है, जो जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखते हैं। या फिर थैंकिंग ऑडियंस, ये थैंकिंग वगैरह तो बाद में लिखा जाता है। तो आप यहां पर समझिए कि आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है उसका टॉपिक, यानी कि टाइटल यानी हेडिंग, याद रखेंगे। सबसे यही एक कंपोनेंट है जो सबसे ऊपर फर्स्ट में लिखा जाता है। अगर इस क्वेश्चन पूछा फर्स्ट में क्या लिखा जाता है, टॉप में क्या लिखा जाता है, तो भी उसका आंसर हेडिंग या टाइटल ही होगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए हैं, और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और अगर नहीं आपको दिख रहा थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ पा रहे होंगे आसानी से, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि वी शुड नॉट इंक्लूड, हम लोग क्या शामिल नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूड नहीं करना चाहिए इन रिपोर्ट राइटिंग। जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो हम लोग को क्या शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है, कौन सी बातें होती है जिसको अवॉइड करना चाहिए और हम लोग को शामिल नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो यहां पर पहला बोला पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल कमेंट्स। देखिए आर्टिकल जो होता है और रिपोर्ट होता है ना वो पब्लिक होता है, वो पब्लिकली होता है, वो नहीं कि आप अकेले के लिए लिखते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आप रिपोर्टर हैं और आप रिपोर्टिंग करने वाले किसी एक्सीडेंटल न्यूज़ के बारे में या फिर कोई इवेंट जो आपके कॉलेज स्कूल में ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो वो आप अपने लिए नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं पब्लिक के लिए लिखते हैं, अपने पूरे स्कूल और कॉलेज के लिए लिखते हैं। तो यहीं पर आपका पकड़ा जाता है। देखो डेट तो इसमें लिखना ही है, डेट तो डाटा होता है, आपको लिखना है ना। इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, इंफॉर्मेशन मतलब विटनेस। आप कोई देखेंगे कि रिपोर्टर कहीं एक्सीडेंट होता है तो माइक पकड़ के चला जाता है कि आप बताइए कैसे हुआ क्या हुआ, तो विटनेस का तो बात तो आप लिखेंगे ही, और नन का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप यहां पर समझिए कि यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, इसमें पर्सनल बात को नहीं लिखना है। पर्सनल का मतलब ये नहीं कि आप एक्सीडेंट को देखिए आप लिखेंगे कि आई वाज देयर, आई वाज गोइंग टू माई कॉलेज, ठीक है, आई वाज इन फेयर, ठीक है, बाय द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट। अब इस
इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, बार बार आप मैं का यूज आप फर्स्ट पर्सन नैरेटिव अब नहीं करना है कि मैं ही सब कुछ था, कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली आप देखें कोई रिपोर्ट में पढ़ते होंगे तो रिपोर्ट क्या बताता है, वो बताता है वही चीज जो हुआ, उसको कौन लिखा ये बताता ही नहीं। तो उसमें पर्सनल बात से दूर रहना है, याद रखना है आपको कि रिपोर्ट में पर्सनल कमेंट्स को नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेसेसरी, क्या बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है फॉर राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने में क्या जरूरी होता है बताइए। कंक्लूजन जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, टाइटल जरूरी होता है या सब्जेक्ट जरूरी होता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत ही अच्छा आंसर इसका आ रहा है। इसका कंक्लूजन होता है क्या, इंट्रोडक्शन होता है क्या, टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेसेसरी होता है। देखिए जरूरी होता है, लेकिन क्या आप देखेंगे कि रिपोर्ट लिखने में जरूरी नहीं होता कंक्लूजन लिखने का, क्योंकि वो आर्टिकल में होता है। आप जो कहना चाहते हैं इन द वेरी शॉर्ट इन द लास्ट, है ना, यू से आप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज जरूरी नहीं। यहाँ पर बोल रहा क्या बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 का आंसर बताना, फटाफट आप गेसिंग कर लीजिए क्या होना चाहिए। एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और रिपोर्ट में और क्या जरूरी होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है, बताइए। तो आपको याद रखेंगे जब आप क्वेश्चन 8 का आंसर दे रहे हैं तो आपको याद रखना है कि रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब मान लीजिए कि आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, तो इन द वेरी फर्स्ट लाइन यू मस्ट राइट दैट, ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स डे वाज ऑर्गेनाइज इन आवर, है ना, फलाना स्कूल और कॉलेज, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन में जरूर लिखना है, तो इंट्रोड्यूस जरूर करना है, ठीक है। तो आपको मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ए फॉर्मल लेटर शुड बी, जो फॉर्मल लेटर होता है होना चाहिए, टू हैव द डिजायर, है ना, डिजायर इफेक्ट, है ना, ऑन द रेसिपेंट। ये मतलब कि डिजायर होना चाहिए कि जो रेसिपेंट है, जो लेने वाला है, उसको काफी ज्यादा प्रभावित करे या करना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो आप इसका ऑप्शन आपका इन ए प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, पॉइंट वाइज रिलेवेंट होना चाहिए। तो टॉपिक पर होता है। पॉइंट और रिलेवेंट आप कहाँ लिखते हैं, आप उसमें आर्टिकल में लिखते हैं। पॉइंट और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज का सब जिक्र आप किस में करते हैं, रिपोर्ट। इसमें ये तो होगा नहीं। ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट, ये तो भैया हमको लिखना ही है। तो फिर यहां पर बोल रहा है नन, तो आपको याद रखना है इसमें आपका ऑप्शन नन होगा, क्योंकि ये सब चीज उसमें मतलब लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। वो डिजायर ही होता है उसको बताने का, तो वो बता दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में रिप्लाइंग, जो रिप्लाई आता है, रिप्लाइंग टू इंक्वायरी, जब हम कोई इंक्वायरी आता है लेटर में, मैंने इंक्वायरी लेटर आपको बताया, तो इस इंक्वायरी लेटर में कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वो किसके कैटेगरी के अंदर आता है। इंक्वायरी किसके, ऑफिशियल लेटर में आता है, लेटर टू द एडिटर में आता है, बिजनेस लेटर में आता है, या इनफॉर्मल लेटर में आता है। ये तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि इंक्वायरी हम किस में लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 10 का आंसर आपसे जानना चाहता हूं, बताइए 10 का आंसर क्या होगा आपका। इंक्वायरी किस में हम करते हैं, देखिए ऑफिशियल लेटर में है, लेटर टू द एडिटर में है, बिजनेस लेटर में, ये तीनों में आपका आंसर है। इनफॉर्मल तो इसमें आप तो जानते हैं 12th में इनफॉर्मल हमको पढ़ना ही नहीं है। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर आपका। तो देखिए आपको याद रखना है, आप इंक्वायरी किस में लिखते हैं। देखिए बात ऐसा है ना कि इंक्वायरी ऑफिशियल लेटर में भी होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरी, अब इंक्वायरी का रिप्लाइंग कर रहे हैं तो बिजनेस लेटर में आ जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि फॉर्मल लेटर में भी इंक्वायरी होता है, लेकिन यहाँ रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इंक्वायरी है। यहाँ पर बोल रहा है रिप्लाई करना है, तो आपको ये याद रखना है कि रिप्लाई किस में होता है, ठीक है, तो बिजनेस में। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, इन ए लेटर टू स्कूल और कॉलेज, इन ए लेटर टू ए स्कूल और कॉलेज व्हाट इज रिटेन एज द सैल्यूटेशन। जब हम लेटर लिखते हैं स्कूल कॉलेज को, तो सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं, यानी सैल्यूटेशन मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप ग्रीट जब किसी व्यक्ति को करते हैं, सैल्यूटेशन जब करते हैं, सैल्यूट करते हैं यानी कि अभिवादन करते हैं, तो कैसे करते हैं, कौन से वर्ड के साथ आप करते हैं, सर और मैडम के साथ करते हैं, डियर के साथ करते हैं, लविंग के साथ करते हैं, या फेथफुली के साथ करते हैं। तो फेथफुली देखो भाई, कुछ तो ऐसे शब्द है ना जिसको आप उल्टा पुल्टा करके भी उसको सही आंसर पकड़ सकते हो। हाँ, कोई ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि अगर पढ़े हैं कंफ्यूज हैं तो वो गलत आंसर को पहले पकड़ लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो आप कम करते सीधे आंसर अगर पकड़ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आंसर को कट करके आइए पीछे। फेथफुली कहाँ से, वो तो समझिए कॉम्प्लीमेंट्री सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर लविंग है, लविंग भी आप समझिए कि कब लिखा जाता है, तो लास्ट टाइम लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर आपका जो चांस है वो 50-50 का। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप
गेसिंग कर पा रहे होंगे तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में चूंकि हमको स्कूल कॉलेज में लिखना है तो सिंपल वहां सर और मैडम लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। अब यहां पर बोलता है कि कौन सा वो चीज है, ठीक है, फ्लोइंग कैन बी एडेड, जिसको हम ऐड कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को काफी इंटरेस्टिंग, रुचिकर बना सकते हैं। कौन सा चीज को ऐड करके हम अपने आर्टिकल को काफी अच्छा बना सकते हैं, कोट्स को, स्टैटिक्स को, दोनों को, या नन ऑफ दीज को। यहां पर क्वेश्चन समझिए कि जब हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो आर्टिकल लिखने में, लेख लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसमें आपको डाटा मेंशन करना है। डाटा का मतलब है कि मान लीजिए पॉपुलेशन के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो जनसंख्या के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको डाटा ही नहीं लिखिएगा कि भारत का जनसंख्या कितना है, दूसरे कॉन्टिनेंट या कंट्री का जनसंख्या क्या है, तो वो आपको फीका फीका सा लगेगा। मींस द स्टैटिक्स डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग आर्टिकल। तो आप इसमें स्टैटिक्स आ गया। कोट्स भी बहुत जरूरी था। कोट्स का मतलब मान लीजिए आप गरीबी पे लिख रहे हैं तो गरीबी के ऊपर शायरी एक दो दिन मतलब एक दो सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, उसको छोड़ छोड़ के शायरी के बीच बीच में कोटेशन अच्छा अच्छा डाल सकते हैं कि ये कोटेशन किनका है और इसके ऊपर इन्होंने क्या कमेंट किया था। तो ये दोनों चीजें जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसमें, आर्टिकल में। तो आपका आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या होगा आपका सी, दोनों आपको जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाइल राइटिंग गुड आर्टिकल, जब आप एक अच्छा आर्टिकल लिखने की कोशिश करते हैं तो ईच पॉइंट मस्ट बी रिटेन, प्रत्येक पॉइंट जो है वो जरूर लिखा होना चाहिए। इन ए सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक लिखा होना चाहिए। एंड किस ऑर्डर में होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में, इनकन्वीनियंट ऑर्डर में, या इलॉजिकल ऑर्डर में, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्या बोलता है, आप यहां पर आप समझिए कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो यहां पर ये तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। इलॉजिकल, एक होता है लॉजिकल, एक बोल रहा है इलॉजिकल, मतलब तर्क संगत या वितर्क संगत। तो मतलब कि कोई भी चीज आप तर्क दीजिएगा तो उसका सही मतलब निकल के आना चाहिए ना। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, ये तीन में आपको आंसर को बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है, बताइए। तो याद रखेंगे यहां पर आपको लॉजिकल डालना है। क्या डालना है, लॉजिकल। अरे भाई आप कोई भी चीज लिखेंगे हम तो जरूर उसमें अपना लॉजिक डालेंगे। सिस्टम से तो लिखे रहे हैं, लॉजिक मतलब हम किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। रिपोर्टिंग एन इवेंट, जब हम किसी इवेंट को, घटना को रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो रिक्वायर्स, जरूरत पड़ता है, ग्रेट, क्या, व्हाट, ग्रेट मतलब बड़ा, क्या, स्किल, कौन सा स्किल का जरूरत पड़ता है, बताइए। वॉकिंग का, अब यहां चलने का कौन सा स्किल होगा, तो कभी कभी ये भी आपको समझना, वॉकिंग, टॉकिंग, कम्युनिकेशन या नन। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, किसी को पूछते हैं तो पूछने का कौन सा स्टाइल का सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला होता है। तो भाई आजकल हर एक सेक्टर में आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यस, तो हाउ कैन यू मैनेज द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, तो कैसे मैनेज करेंगे। मीन्स ही इज आस्किंग टू यू योर कम्युनिकेशन स्किल, आपका बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, लोगों से सवाल जवाब करने का, पूछने का, आपका स्किल को टेस्ट कर रहा होता है। तो याद रखेंगे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन रिपोर्ट राइटिंग में द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी, द लैंग्वेज यूज शुड बी, जो हम रिपोर्ट राइटिंग में लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा इन्फेसिस जोरदार होना चाहिए, अनक्लियर होना चाहिए। ये भाई तो अनक्लियर कहां से अनक्लियर होगा, फिर हम लिख क्यों रहे हैं। विस्परिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे। अब यहां पर धीरे धीरे कहने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसको साफ सुथरा होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को मिला करके एक वर्ड आता है एम्बिजियस, ठीक है। ये एम्बिजियस का मतलब होता है साफ सुथरा और क्लियर भाषा में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है। जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो ये इसी रूप में लिखा आता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि ये वेल रिटेन रिपोर्ट इज नेवर, एक जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, वेल रिटन रिपोर्ट, वो क्या, वो कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भाई, क्या उसमें नहीं हो सकता, तो इंफॉर्मेटिव नहीं हो सकता, कंसाइज मतलब छोटा नहीं हो सकता, वेल ऑर्गेनाइज्ड बोलता है नहीं हो सकता, या बाइस नहीं हो सकता। तो याद रखेंगे वो बाइस नहीं हो सकता। जब ये बाइस मतलब अभी बता रहा मैं क्या होता है, वेल नोन जो आप रिपोर्ट लिखते हैं तो भैया रिपोर्ट हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज लिखते हैं तो हम वन साइडेड तो नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कोई हम बात, किसी दो नेता का बात हम लिख रहे हैं तो वन साइड हम नहीं लिखेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना ना। आप मान लीजिए रिपोर्टर जर्नलिस्ट बन जाएंगे तो आप वन साइडेड बात करेंगे तो आपसे लोग नफरत करेंगे, ठीक है, आपका जो टीआरपी होगा वो घट जाएगा, आपका वैल्यू कम हो जाएगा। तो भैया
बाइस नहीं, बाइस मतलब होता है पक्षपात। क्या होता है? किसी का हम पक्षपात नहीं करेंगे, जो सच है मैं वही बताऊंगा, ठीक है, बीइंग ए गुड जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये बाइस नहीं होता, ये कभी नहीं हो सकता। वही बोल रहा रिपोर्ट में क्या नहीं हो सकता भैया, वो तो इंफॉर्मेटिव होता ही है, कंसाइज वो छोटा लिखते ही हैं हम, वेल ऑर्गेनाइज तो होता ही है। क्या नहीं होता? तो पक्षपाती नहीं होता है, नहीं हो सकता कौन? रिपोर्ट। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट द सैल्यूटेशन इन द फॉर्मल लेटर? कौन सा जो तरीका है नीचे में से वो करेक्ट है सैल्यूटेशन लिखने का? तो रिस्पेक्टेड सर सही है, या योर्स ट्रूली सही है, योर्स ओबीडियंटली सही है, और डियर सर सही है। तो अब चार ऑप्शन आपके पास है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ओबीडियंटली तो होगा नहीं, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज का बात है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 17 का क्या आंसर होगा बताइए। तो आपको यहां पर याद रखना है 17 में कि आप इसमें रिस्पेक्टेड सर का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन 17 का ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द वर्ड नोटिस, जो नोटिस है, इज रिटेन इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, बोलता है कि नोटिस जो वर्ड होता है ना वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, रिटेन इन लिखा जाता है किसमें? फ्रेंच लैंग्वेज में। ये तो अजीब बात हो गया, फ्रेंच में क्यों लिखें? प्रिंटेड राइटिंग, प्रिंटेड मतलब टाइपिंग करके लिखा हुआ प्रिंटेड में, वो तो वही हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं, तो हम प्रिंटेड कहाँ से लाएंगे? ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स का मतलब क्या होता है कि बोल्ड अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, और स्मॉल लेटर। तो आपको यही दोनों में आंसर एक तो गेसिंग करना है। तो अगर हम आपसे पूछे तो आप तो बिल्कुल सही बता दीजिएगा आंसर, दो में अगर हम पूछ रहे हैं आपको तो मिल गया आंसर, बिल्कुल सही। ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है। ब्लॉक मीन्स जो क्या बोल रहा है आपको, जो नोटिस लिखना है, ये जो वर्ड आपको लिखना है वो बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। आप तो मैं बताया था कि नोटिस में कहाँ लिखना है, सेंटर में लिखना है। ऊपर आपको इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, और उसी के नीचे आकर के आपको नोटिस लिखना, वो भी बड़ा बड़ा मतलब बोल्ड और ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ताकि आसानी से कोई उसको पढ़ सके, देख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, जो स्कूल कॉलेज में नोटिस दिए जाते हैं वो अनाउंसमेंट्स किसके लिए होते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, प्रिंसिपल के लिए होता है, हेडमास्टर के लिए होता है, या फिर स्टूडेंट्स के लिए होता है, या प्यून चपरासियों के लिए होता है। तो भाई आप तो जानते हैं कि ये जो होता है किसके लिए होता है? सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। नोटिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, किसके लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ गए। व्हाट इज यूज्ड इन नोट मेकिंग? आप थोड़ा नोट मेकिंग के क्वेश्चन अभी आपका नहीं आ रहा था, यहां पर मैंने नोट मेकिंग क्वेश्चन को लाया है, ठीक है। तो नोट मेकिंग जो है ना, व्हाट इज यूज, उसमें क्या यूज किया जाता है? समरी यूज किया जाता है, एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं, सब हेडिंग यूज किए जाते हैं, या ऑल? तो भाई आपको बता दें कि जब आप नोट मेकिंग बना रहे होंगे तो नोट मेकिंग में इन सभी पॉइंट्स का यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप क्या करते हैं? लास्ट में समरी मेंशन करते हैं, उसमें एब्रीविएशन आप जो एज डायरेक्टेड यू प्रिपेयर, जैसे डायरेक्ट किया जाता है आपको प्रिपेयर करना 3-4 एब्रीविएशन, और फिर आप हेडिंग और सब हेडिंग दोनों होता है। एक चीज में और होता है, एक तो देखिए आपको सब हेडिंग बताएं, फिर आपका इसमें मेन हेडिंग भी होता है। अब याद रखें ये ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, मेन हेडिंग ये भी उसमें होता है, ठीक है। मेन हेडिंग हो गया, और इसमें एक चीज और क्या होता है, की वर्ड्स आता है, ठीक है, की वर्ड्स। तो ये कितना टर्म्स हो गया, हाउ मेनी टर्म्स आर यूज इन नोट मेकिंग? तो नोट मेकिंग में आपका समरी भी आता है, एब्रीविएशन भी आपको जरूरी है, एब्रीविएशन के बिना तो नोट मेकिंग है ही नहीं, ठीक है। सब हेडिंग, मेन हेडिंग, कीवर्ड्स, तो ये सब सारे इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, इसको घुमा के कैसे भी पूछ दे क्या यूज नहीं किया जाता, क्या यूज किया जाता, ये आपको पांचों याद रखना है, बस आपका ये क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहां तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 19, 20 हो गया। अब आते हैं 21, ठीक है। चलिए 21 की तरफ आते हैं। 21 में क्या बोल रहा है सो देख लीजिए आप। बोलता है, क्वेश्चन है आपका, विच सेंटेंसेस आर मोस्टली यूज इन रिपोर्ट राइटिंग, है ना। किस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज हम ज्यादातर रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो याद रखो प्रेजेंट का तो आपको यूज ही नहीं करना है, और पैसिव में अगर यूज किया जाए एक्टिव का बात पैसिव का, तो याद रखेंगे आपको बहुत अच्छे से आप जानकारी होगा कि सारे के सारे लगभग ऑलमोस्ट सेंटेंस आप किस में यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में, पास्ट टेंस में। अगर आपका रिपोर्ट राइटिंग में टेंस पूछ दिया कि विच टेंस इज यूज्ड इन रिपोर्ट राइटिंग, तो आपको याद रखना है पास्ट टेंस। किसको यूज कर किया जाता है? पास्ट टेंस का, ठीक है। चलिए ठीक है, पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर रिटन। अच्छा,
यहाँ पर आप ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिजिट वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स आर रिटेन इन द समरी ऑफ नोट मेकिंग। जब आप समरी लिखते हैं नोट मेकिंग का, जैसे आपको बोला जाता है कि राइट द समरी ऑफ द, है ना, एबू पैसेज, तो आप एबू पैसेज जो ऊपर पैसेज है उसका समरी लिखिए, तो आप कितना पार्ट में लिखते हैं, उसका कितना टुकड़ा करके लिखते हैं। देखिए आप वैसे समझिए, हाफ लिखते हैं उस पैसेज का, 1/3 लिखते हैं उस पैसेज का, 1/4 लिखते हैं पैसेज का, या 1/5 पार्ट लिखते हैं उस पैसेज का। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपको यहाँ पे 1/3 पार्ट में लिखना है। अगर वो पैसेज 1/3 मीन्स टू से कि अगर वो 300 शब्दों में लिखा हुआ है तो आपको 100 शब्द में लिखना है समरी, अगर वो 600 में लिखा हुआ है तो आपको 200 शब्द में लिखना है, अगर 450 लिखा हो तो आपको 150 में लिखना है। उसको 3 टुकड़ा कर देना और 1 टुकड़ा में आपको समरी उसी को निकाल के जो उसका प्रिसाइज रूप है उसमें आपको समरी लिखना होता है, ठीक है। तो 1/3 आपको याद रखना है, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, अब यहां पर मैंने ना 1-2 क्वेश्चन आपको लिया है, वो इसलिए जरूरी हमको लगा कि यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका सिलेबस था उसमें एडवर्टीजमेंट भी पढ़ने के लिए दे दिया था। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन अगर है तो एडवर्टीजमेंट आपको तो शायद मैंने पढ़ाया है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है, ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, नीचे आप देख लीजिए 2-3। तो बोलता है कि विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, किस प्रकार के विज्ञापन में विल यू गिव योर सेलिंग योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, जो नया नया फ्लैट बनाया है तो वो किस में बेचेंगे, कौन किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट मीन्स क्या होता है जी, तो विज्ञापन होता है, ठीक है। तो विज्ञापन आप किस प्रकार के विज्ञापन देंगे, आप नया फ्लैट बनाए उसको बेचने के लिए। तो याद रखें लोस्ट फंड होता है, एक सेल परचेस होता है, और टू लेट कॉलम है, इसे सब मिसिंग कॉलम है। तो किस कॉलम में, किस प्रकार के कॉलम में आप इस प्रकार को बेचने वाला चीज को देते हैं। तो देखिए यहीं पर है सेल परचेस, आप इसमें देते हैं। फिर है कि योर यंगर ब्रदर, आपका छोटा जो भाई है गॉट लॉस्ट, वो गुम हो गया, तो वेयर यू विल गिव योर हिज डिटेल, तो आप उसका डिटेल किस में दीजिएगा, किस प्रकार के विज्ञापन में दीजिएगा, मिसिंग कॉलम में दीजिएगा, टूलेट में, टूलेट मतलब किराए पर वाला में, लोस्ट एंड फाउंड वाला में, या कैरियर में। तो देखिए लोस्ट एंड फाउंड मतलब खोया पाया में भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉलम दे दिया है मिसिंग। मिसिंग मतलब होता है लापता, ये जो लापता है इसमें व्यक्ति के बारे में स्पेशली दिया जाता है, और लोस्ट फाउंड में किसी वस्तु के बारे में। तो चूंकि आपका भाई यहाँ पर गुम हो गया है तो आप यहाँ पर किस प्रकार का किस में देंगे, तो मिसिंग कॉलम में देंगे, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट का 2 क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए अब आगे आते हैं, आपका 1-2 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी आप देख लेते हैं। आप तो देख ही रहे हैं, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ में। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ लेटर, किस प्रकार के लेटर में विल यू राइट योर बायोडाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 प्रकार के लेटर आप पढ़ते हैं, बिजनेस लेटर पढ़ते हैं, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, और एक पढ़ते हैं जॉब्स लेटर। तो किस प्रकार के लेटर में आप अपने बायोडाटा को मेंशन करते हैं, लिखते हैं, लिखना पड़ता है आपको, आप लिखते हैं। तो बिजनेस में, ऑफिशियल में, जॉब्स लेटर में, और लेटर टू एडिटर में। तो आप समझ ही गए होंगे कि जॉब्स लेटर जब आप लिखते हैं जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो एप्लीकेशन में योर बायोडाटा हैज बीन मेंशन, उसी में मेंशन किया गया, ठीक है। तो आप यही इसका आंसर होगा। अब एक लास्ट पे कि एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएशन का यूज किस में किया जाता है स्वतंत्र रूप से। तो अब याद रखेंगे नोटिस में नहीं, रिपोर्ट में नहीं, नोट मेकिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है, नोट मेकिंग में, ठीक है। तो ये आपका लेटर या लेटर में, तो लेटर में नहीं होगा, याद रखेंगे आपका एब्रीविएशन का यूज किस में होता है, नोट मेकिंग में, ठीक है। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपका सारा का सारा जो आप देखें इस वीडियो को तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आया होगा, और आपका जो ग्रामर का क्वेश्चन अगर कहीं कहीं से आप पढ़े होंगे तो एक साथ आपको मैंने यहाँ पर देने की कोशिश किया, और ये आपको 2-4 दिन दिमाग में रखना है ताकि आप आसानी से इसको कवर कर सकें। सारा का सारा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आने वाला है वो आप पूरा तरीका से मतलब कि कवर कर सकें। नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो आप देखेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर का कौन सा एमसीक्यू होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक और भी वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आप ये देखेंगे कि जो फॉर्मेट सही क्या है लिखने का, आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो और लेटर हो, ये तीनों भी आपको एक 10-15 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप जिसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप बहुत सारे आपके दोस्त होंगे ग्रुप में जो इसका लाभ ले सकें, ठीक है। और एक बार और, जो आप 26 में एग्जाम लिखेंगे आपके बाद, आपके जो जूनियर 11th में है उसको आप मोटिवेट कीजिए, उसको आप इंस्पायर कीजिए, वो एडमिशन ले, ठीक है, और उसका काफ़ी बढ़िया प्रिपरेशन हो सके। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अगला वीडियो फिर आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, वेरी वेरी थैंक्स, ठीक है। और आप तैयारी कीजिए जम के, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जो है वो काफ़ी बढ़िया से जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू।